हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप लोगों के लिए क्या है, क्या हिंदी का पहला यूनिट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। वर्ण विचार के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्ण तथा वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होते हैं, क्या होता है, किसको वर्ण कहते हैं, किसको वर्णमाला कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि जो संरचना की दृष्टि से जो होता है, संरचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो वर्ण जो होता है वह भाषा की, वर्ण जो होते हैं वह भाषा की क्या होती है, लघुत्तम इकाई होती है। ठीक है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड संभव नहीं है। मतलब कि वर्ण हम किसे कहेंगे, जिसको हम जिसका खंड संभव नहीं है। जैसे अ, क, च, प, मतलब इन सब का क्या है, खंड हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो यही इसी को ही क्या कहा जाता है, आपका वर्ण कहा जाता है। मैंने क्या कहा, संरचना की दृष्टि से क्या है, वर्ण जो है भाषा की लघुत्तम इकाई है। ठीक है। और वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसमें खंड संभव नहीं है। ठीक है। वर्ण के अंतर्गत जो होता है, क्या होता है, जिसमें अक्षरों की क्या होती है, प्रवृत्ति, ध्वनि चिन्ह तथा शब्द निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। ठीक। दूसरा हम देखते हैं, जो वर्ण जो होता है, वर्ण के उच्चारण, वर्ण के उच्चारण समूह को, उच्चारण समूह को क्या बोला जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। जो वर्ण जो होता है ना, उसका जो वर्ण का जो हम उच्चारण करते हैं उसका जो एक ग्रुप बनता है, समूह होता है, उसी को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में जो है आपके 46 वर्ण हैं। 46 क्या है वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं। 3 जो हैं संयुक्त वर्ण हैं, 1 मिश्र वर्ण है, और 2 क्या है, अयोगवाह। अभी आगे मैं बताऊंगा ये सब के बारे में क्या होता है, अयोगवाह वर्ण है। और इन्हीं सबको मिलाकर अब देखेंगे टोटल 52 वर्णमाला कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो 46 3 49 50 और एक इनका 52। तो इन्हीं को ही मिलाकर ही क्या किया गया है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। स्वर और क्या चीज़ होता है आपका, व्यंजन। स्वर और क्या होता है आपका, व्यंजन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, स्वर वर्ण की। स्वर वर्ण किसे कहा जाता है, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण जो होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिसका उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। मतलब उसको हम स्वतंत्र रूप से यूज़ करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर्ण वर्ण कहते हैं। हिंदी जो वर्णमाला है उसमें टोटल क्या है, स्वरों की जो संख्या है, हिंदी जो है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। अब इन 11 है तो अब इनको भी क्या है, उच्चारण के आधार पर क्या किया गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक जो होता है आपका क्या होता है, आपका होता है, पहला होता है ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है आपका क्या, दीर्घ स्वर। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ह्रस्व स्वर मतलब जैसे कि इनमें क्या होता है, इस प्रकार का जो वर्ण होता है, इसमें उच्चारण जब हम करते हैं, किसी भी वर्ण का यूज़ करते हैं, तो उसमें उच्चारण करने में क्या लगता है, कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, अ, ई, उ, जैसे कि इसमें हमने उच्चारण किया तो क्या हुआ, इसमें समय क्या हुआ, बहुत कम लगा। ठीक है। अब बात करते हैं किसका, दीर्घ का। तो दीर्घ वर्ण किसे कहा जाएगा, नाम से स्पष्ट हो रहा है, दीर्घ मतलब क्या हो गया, ज़्यादा समय, ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार के वर्ण जो होते हैं, जो ह्रस्व की अपेक्षा जो होती है वह ज़्यादा समय लेता है उच्चारण करने में, तो उसे क्या कहा जाता है, जैसे आ, जैसे आप देखेंगे आ, जैसे हमने क्या लिया, अ, जल्दी हुआ इसलिए ह्रस्व आ मतलब क्या हुआ, ज़्यादा, इसके कंपेयर में हमने देखा तो क्या हुआ, ज़्यादा समय लगा। वैसे ई, तो इसका होगा ई, उ, ए, ओ, आओ। ठीक, इस तरह से होते हैं, अधिक समय लगता है। ध्यान देंगे इन सब को क्या होते हैं, ए, ओ तथा औ को जो होता है, इन सब को क्या कहा जाता है, आपका संयुक्त स्वर कहा जाता है। याद रखेंगे इसको, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है संयुक्त स्वर की, इन आपका ऑप्शन दिया जाएगा आपका, इनमें से कौन सा है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, संयुक्त है ना,
अब इसमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन सा जो है संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर है मतलब ए औ, ये जो है क्या है आपके संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी संरचना जो होती है दो स्वरों से मिलकर होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं हम लोग क्या, मैंने बताया था क्या, अयोग वाह। अयोग वाह, अयोग वा जो होता है, अयोग वा कहलाने वाले जो दो वर्ण हैं उसमें है आपका, इस वाले वर्ड से आप सब परिचित हैं, ये है आपका और दूसरा है क्या, आहा। ये क्या है आपका, अनुसार और ये है आपका क्या, विसर्ग। तो आप लोगों को स्टूडेंट ध्यान देना है कि किसको क्या कहा जा रहा है। जैसे मैंने भी बताया संयुक्त स्वर है तो ए औ ये संयुक्त स्वर है, ठीक है ना। और अयोग वाह में और क्या होता है, आहा होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, ये तो हुआ किसकी बात, स्वर की बात हुई। अब हम किसकी बात देखते हैं, अब हम बात करेंगे किसका, व्यंजन की बात करेंगे। चलिए देखते हैं किसके बारे में, व्यंजन। व्यंजन जो होता है आपका, व्यंजन वह वर्ण है जिसका उच्चारण जो होता है किसकी सहायता से होता है, स्वर की सहायता से होता है, स्वर की सहायता से होता है, ठीक है। प्रत्येक स्वतंत्र वर्ण के उच्चारण में अस्वर की ध्वनि क्या होती है, छिपी होती है। जो व्यंजन का हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, प्रत्येक जो स्वतंत्र वर्ण के उच्चारण में क्या होता है, अस्वर की क्या होती है, ध्वनि छिपी होती है। हिंदी, अब जैसे एग्जाम्पल देखते क, मैंने वर्ड बोला क्या, क, जैसे आपको सुनाई दे रहा होगा लास्ट वाला वर्ड क, लास्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, अस्वर जो होती है छिपी होती है। हिंदी में क्या होता है, व्यंजनों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 33 होती है। आप इन नंबरों को भी याद रखेंगे स्टूडेंट्स की कि स्वर की संख्या कितनी है, आपके व्यंजन की संख्या कितनी है, ये भी कई बार क्वेश्चन में आता है। तो व्यंजनों की जो संख्या होती कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि व्यंजन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो होता है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ, और तीसरा होता है आपका क्या, ऊष्म। चलिए देखते हैं पहला क्या, स्पर्श। स्पर्श प्रकार का उच्चारण समझ आ रहा हो। स्पर्श करना मतलब हम लोग सामान्य शब्दों में क्या समझते हैं, स्पर्श करना मतलब टच करना, ठीक है ना। तो क्या होता है, स्पर्श व्यंजन का उच्चारण जो होता है किसी विशेष अंग अथवा अंगों की सहायता से होता है, विशेष अंग या अंगों की सहायता से होता है। तो जैसे हम कोई वर्ड बोल रहे हैं, वर्णमाला बोल रहे हैं, तो किसी न किसी विशेष अंग का यूज़ होता है। जैसे हमारे वर्ड माउथ से, अगर मुंह से हम देखेंगे तो कंठ होते हैं, जीवा है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, इन सब से मिलकर जो बनता है उन्हें ही क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे क्या, ऊष्म व्यंजन की। जैसे मैंने बताया कि स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, किसी विशेष अंग अथवा अंगों की सहायता से यूज़ किया जाता है। तो देखिए अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस वाले पोर्शन से हर साल चाहे वो टीटी हो, बीएड हो या टीचर एग्ज़ाम से कोई भी हिंदी के कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए आप लोग, इस वाले पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बनते हैं। तो इसलिए आप ये वाला पोर्शन को आप अच्छे से करेंगे तो आपको मान के चलिए कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले जो है, जो आपका जो है स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श जो व्यंजन है इसको पढ़ने का एक तरीका ये होता है, सबसे पहले इसके जो वर्गों में डिवाइड किया जाता है, 5 वर्गों में बांटा गया, क च ट त प, ठीक है ना। अब इसको आप लोग याद करने का इसका टेक्निक ये होगा, क च ट त प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसको याद कभी भी मन में, कभी भी आप बिजी भी हैं तो अचानक से ध्यान कौन सा वर्ग था, क वर्ग, च वर्ग, क च ट त प व, बार बार बोलते जाएंगे, क च ट त प व, ऐसा बोलते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये इसका कोड, इसलिए इसको वर्ग बोला जाता है क्योंकि ये सभी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि अब क से लेकर देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है ना।
मतलब क ख ग घ ङ, मतलब ये बोल सकते हो कि ये क वर्ग में इतने 5 वर्ड्स आएंगे। ये 5 वर्ड जो होते हैं किससे बोले जाते हैं? कंठ से उच्चारित होते हैं। आप देखेंगे क, तो आपके कंठ से, जो कंठ जो होते हैं वहाँ से वर्ड निकलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्वरों का उच्चारण जो होता है स्थान क्या होता है? कंठ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे का जो होता है, यहाँ पे जो व्यंजन है, क्योंकि इसके साथ क लास्ट वर्ड में क्या आ रहा है? अ, तो इसलिए इसको कंठ से उच्चारित वर्ग बोला जाता है। पेपर में कैसा आएगा कि क वर्ग जो है इनमें से कौन से किससे उच्चारित होता है? कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत या ओष्ठ। तो आपको पता होना चाहिए किससे? कंठ से होगा, ठीक है। वैसे ही च, च मतलब तालु, तालु मतलब जो जीभ होते है उसके नीचे देखना हल्का सा च, च, तो आपका आवाज़ जो जीभ जो है हल्का सा क्या होगा? फिसलेगा। च, छ, ज, झ, इया, ठीक है ना। तो ये क्या है? आपके तालु वर्ग है। ट वर्ग मूर्धन्य, थोड़ा सा देखना क्या होगा? ट, ठ, ढ, ण, ढण, ढक्कन बोलते हैं ना, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, मूर्धन्य हो। फिर उसके बाद त वर्ग, फिर क्या है? दंत, दंत मतलब हल्का सा इसमें दांत की सहायता से होगा। त, देखिए त बोलेंगे तो आपका जो तालु है, जीभ है और दांत के बीच देखना स्पर्श होगा। त, थ, द, ध, न, मतलब इसमें दांत, इसलिए क्या होता है? दांत से क्या होते हैं? दंत से उच्चारित वर्ग होते हैं। फिर है ओष्ठ, जैसे ही आप बोलोगे तो आपका ओष्ठ जो है, माउथ जो है, मुंह जो है ओपन हो जाएगा। प, फ, ब, भ, म, इसलिए इसको कौन सा वर्ग बोले? प वर्ग बोला जाए। और किससे होते हैं? ओष्ठ वर्ग। तो इस तरह से आप इसको बार बार पढ़ते जाएंगे स्टूडेंट, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि आपका जो तालु जो है कौन से वर्ग से बिलोंग करता है? तो च वर्ग से। या इसमें से बोला जाएगा कि ट जो है किससे है? मूर्धन्य से है। फ जो है किससे है? ओष से है। तो हम लोग इसके ये क्लासेस होने आने के फलस्वरूप स्टूडेंट हम आप लोगों के लाएंगे इसके लिए एक प्रश्नोत्तरी का भी लाएंगे, जिसमें आप सभी लोगों को इसके जवाब देने होंगे। तो आप लोग इसको अभी अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद जो है आप इसका क्या करेंगे? आप इसका प्रश्नोत्तरी में हम ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, हमारा जो अगला जो टॉपिक है क्या है? अंतस्थ व्यंजन। नाम से स्पष्ट हो रहा है अंतस्थ करना। अंतस्थ करना मतलब होता है ये जो वर्ण जो होते हैं स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। ये बोल सकते हो ये आधे स्वर होते हैं और आधे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है आपका? य, र, ल, व, य, र, ल, व, ठीक है। लेकिन अभी आधुनिक काल में ये हो गया है कि र तथा ल को क्या है? पूर्ण व्यंजन माना जा रहा है, जबकि य और व ही क्या है? अंतस्थ व्यंजनों के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को ध्यान देना, य, र, ल, व, ये क्या है? आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। चलिए, अब उसके बाद बात करते हैं कि क्या है आपका है क्या? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में है तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या ऊष्म व्यंजन इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में क्या होता है? घर्षण से, जो माउथ में जो हम बोलते हैं ना, घर्षण से उत्पन्न वायु जो होता है क्या होता है? उसका बाहर निकलता है, जैसे स, 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 ह, ठीक है ना। शक्कर का सा है ये, षटकोण का सा, सरोता का सा और क्या? ह, ठीक है ना। जिसके फलस्वरूप क्या होता है? इसमें इसके उच्चारण से क्या होता है? घर्षण से वायु क्या होता है? बाहर निकलता है, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा था कि स्वर में क्या हो रहा था? स्वर में भी क्या था? 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त स्वर पाए जाते थे। वैसे व्यंजन में ध्यान देना, नंबर याद रखिएगा। इसमें 3 जो होते हैं, 3 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन पाए जाते हैं। छ, छत्री का छ, त्र, ज्ञ, ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है क। अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या लगा है? हलंत लगा हुआ है, ठीक है ना। हलंत किसे कहा जाता है? हलंत कब लगता है? हलंत लगाकर जो होता है, मतलब कि जो ऐसे शब्द जो स्वर रहित व्यंजन के अंत में हलंत लगाकर उस शब्द को क्या किया जाता है? पूर्ण किया जाता है, मतलब वो स्वर रहित होता है। तो स्वर रहित जो होता है उसमें क्या किया जाता है? हलंत लगाकर क्या किया जाता है? उस शब्द को पूर्ण किया जाता है, ठीक है ना। क्षत्रिय, तो स जो है क साथ मिलके दो संयुक्त व्यंजन मिलके क्या बनाएंगे? छ बनाएंगे। त्र जो है नाम से त्र, त, तो यह क्या? त। ज्ञ, ज्ञ जो है ज और यहाँ से मिलकर बनेगा। और इसमें क्या होता है? एक जो है मिश्र व्यंजन पाया जाता है, मतलब कि व्यंजन में जो होते हैं एक मिश्र व्यंजन होते हैं। आपका क्या है? स्र, स्र जो है आपका स और जो है र से मिलकर बना हुआ होता है। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यंजनों के उच्चारण वर्गीकरण के आधार पर कुछ हैं जिन ध्यान देंगे आप लोग। प्रयत्न के आधार पर जो है व्यंजनों के उच्चारण को जो है 8 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। 8 वर्गों में बांटा गया, जिनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं। जैसे पार्श्विक जो होते हैं तो क्या होगा? ल,
इनमें से क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि ल जो है इनमें से किस प्रकार का उच्चारण शब्द है, तो क्या होगा वो पार्श्विक। प्रकंपित, प्रकंपित वर्ड है आपका र, उच्छिप्त वर्ड है ण और ढ, अर्ध स्वर है क्या य और व। चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे देखते हैं जहाँ जैसे कि क्या होता है, हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो होते हैं संपूर्ण व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है आपका अल्प प्राण और दूसरा होता है क्या महाप्राण। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं किसको अल्प प्राण और महाप्राण कहा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जीर्ण वर्णों का पहला मैं बता रहा हूँ क्या आप लोगों को, अल्प प्राण। अल्प मतलब समझ आ रहा होगा, अल्प मतलब होता है कम, ठीक है ना। जीर्ण वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाले जो श्वास की मात्रा होती है अल्प होती है। मतलब मैंने कोई वर्ड बोला तो वर्ड बोलने के फलस्वरूप मेरे माउथ से, मतलब मेरे मुंह से जो है श्वास जो है बहुत क्या होता है कम मात्रा में निकलता है, उसे क्या कहा जाएगा, अल्प प्राण कहा जाता है, ठीक है। अभी कौन सा अल्प प्राण होगा, तो किसी भी वर्णमाला का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब ये विषम संख्या हम जाते हुए आगे बढ़ते जाएगा, वो क्या होता है अल्प प्राण कहलाता है। जैसे कि क, ख छूटेगा, फिर ग, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा क, ख, ग, ग, अंगा, इसमें क्या बोला, पहला, पहला मतलब क, ग और अंगा, ठीक है ना, ये क्या है अल्प प्राण होते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण। तो महाप्राण का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ण समूह का, सॉरी क्या बोला जाता है, महाप्राण को वर्णों के उच्चारण में क्या होगा, अब फिर से वर्णों का हम उच्चारण करेंगे तो श्वास की जो है, श्वास जो है अधिक मात्रा में क्या होगी, निष्कासित होगी। तो इसका जो होता है प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा, इस तरह से चलते जाएगा। और प्रत्येक जो उष्म, जो सभी जो उष्म व्यंजन होते हैं, कौन से व्यंजन बोला मैंने, उष्म व्यंजन, जैसे कि आपके स, स, ह जो है सभी क्या है उष्म व्यंजन जो होते हैं, सभी क्या होते हैं, ये जो होते हैं महाप्राण होते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब विषम संख्या वाला जो होगा वो अल्प प्राण होगा और सम संख्या वाला होगा वो क्या महाप्राण होगा। लेकिन इसमें विशेषता यह है कि जितने भी उसमें व्यंजन होंगे सभी जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम आगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक क्या है, अनुतान। अब हम देखेंगे क्या, अनुतान। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के आरोह और अवरोह को, उच्चारण के आरोह और अवरोह को ही क्या कहा जाता है, अनुतान कहते हैं। मतलब कि यह आरोह और जो अवरोह शब्द तथा वाक्य का सही अर्थ क्या करता है, सही अर्थ प्रदान करता है। तो क्या समझा हमने इसमें, उच्चारण जब हम करेंगे तो उनके आरोह और अवरोह को ही क्या कहा जाता है, अनुतान कहा जाता है। फिर क्या है, मात्रा विचार। तो मात्रा विचार में आप सभी को पता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मात्रा तो सुना होगा कि भाई आ की मात्रा ये है, ई की मात्रा जो है, छोटी की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा ये है, इसी के, ठीक है ना, इसी के बारे में हम विचार कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब व्यंजन और स्वर के, जब व्यंजन और स्वर के संयोग से जो रूप चेंज होता है, जो रूप परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। जब व्यंजन तथा स्वर के संयोग से जो रूप परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहा जाता है, मात्रा कहते हैं। और अब प्रत्येक स्वर की क्या होती है, अपनी मात्रा होती है। और ध्यान देंगे इसमें अ की जो होती है, अ की जो होती है कोई मात्रा नहीं निर्धारित की गई है, क्योंकि यह जो होता है सदैव, सदैव जो होता है किसके साथ उच्चारण होता है, यह सदैव जो होता है यह व्यंजन के साथ क्या होता है, उच्चारित होता है, ठीक है स्टूडेंट। एक बात और ध्यान देखेंगे, एक जो है ये वाले इस वर्ड से एक टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था, ये बताने भूल गया था। हम इसको ऋषि बोलते हैं, ऋषि री बोलते हैं। इसका यूज़ हम किस में करेंगे, इसका यूज़ जो होता है वह स्वर के रूप में होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी वाले पार्ट का वर्ण विचार का जो है, हम इसके जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए और इसी तरह लाइक करते रहें। थैंक यू।